चलिए दोस्तों, जो पिछला जो वीडियो अपना था राजस्थान की उत्कृष्टता केंद्र, उसको आप लोगों ने इतना सहारा है, इतना लाइक और शेयर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज अपन बात करेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ में। एक नया टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे, वो है राजस्थान में जो है क्या नाम है, अपन बोलते हैं मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता के बारे में अपन जानेंगे कि मृदा उर्वरता होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से कम हो जाती है, इसके बारे में अपन आज ये दोनों टॉपिक है वो कवर करेंगे। ठीक है, मृदा एवं मृदा उत्पादकता पढ़ेंगे। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो पढ़ेंगे, यानी कि प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक कारक और दूसरे होते हैं कृत्रिम कारक। इनमें भी अलग अलग टाइप इनकी होती है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसे कृत्रिम में कौन कौन से होते हैं और प्राकृतिक में कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मृदा उत्पादकता के बारे में, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, अच्छे से उसकी शुरुआत करते हैं। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मृदा उर्वरता के बारे में। ठीक है, तो मृदा उर्वरता अपन कहते किसको है, मृदा उर्वरता कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, इसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, यानी कि मृदा उर्वरता से मतलब है, यानी कि जो अपना खेत है उसकी प्रति यानी कि या यूं कहें कि जो अपना जो मृदा है उसके अंदर पौधों को कितने पोषक तत्व वो दे सकती है, यानी कि पौधे को पोषक देने की जो क्षमता इसकी मृदा की है उसको अपन क्या कहेंगे, मृदा उर्वरता कहेंगे। अगर अपन इसकी जो परिभाषा की अगर अपन बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, यानी कि मृदा उर्वरता मृदा की वह पैतृक क्षमता है जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या करती है, संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करती है। ध्यान रखना, इसमें संतुलित मात्रा में, संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करती है, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे मृदा उर्वरता। ठीक है, ये अपन कहेंगे। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि जो मृदा है, यानी कि मृदा की पौधों की वृद्धि के लिए क्या करती है मृदा, मृदा की तीन प्रकार की शक्तियां होती है। कौन कौन सी, मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति। और जैविक शक्ति, इन तीनों शक्तियों का जो योग है, इसको अपन इन तीनों शक्तियों का योग है वो क्या कहलाएगा, मृदा उर्वरता कहलाएगा। ठीक है, इसको अपन मृदा उर्वरता कहेंगे। दूसरा, मृदा जो उर्वरता होती है इसको अपन प्रयोगशाला में अपन इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, मृदा उत्पादकता है, इधर वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे तब अपन जानेंगे कि जो मृदा उर्वरता है उसको तो अपन प्रयोगशाला में जा सकते हैं, लेकिन मृदा उत्पादकता है उसको अपन प्रयोगशाला में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा की बात। नेक्स्ट बात अपन करते हैं मृदा उर्वरता के प्रकार। ठीक है, मृदा उर्वरता के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, मृदा उर्वरता है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहला प्रकार जो होता है, एक तो होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक उर्वरता जिसे अपन कहते हैं, और दूसरा होता है कौन सा, उपार्जित। ठीक है, उपार्जित उर्वरता। प्राकृतिक उर्वरता से मतलब है, यानी कि जो अपनी जो मृदा है उसके अंदर पहले से ही जो पोषक तत्व उपलब्ध है उनकी वजह से जो मृदा में उर्वरता पाई जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ के अपघटन से मृदा का निर्माण हो रहा है और इस पहाड़ के अंदर काफी सारी मात्रा में अच्छे पोषक तत्व जो पौधों के लिए आवश्यक है, जैसे कि अपना कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये पर्याप्त मात्रा में है और इनसे मिट्टी बन रही है, तो वो कौन सी होगी, वो होगी प्राकृतिक उर्वरता। लेकिन एक खेत ऐसा, ये अपना फील्ड है और इस खेत में अपन ने क्या किया, पिछले लगभग अपने 20 साल से अपन फसलें उगा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ के क्या हो गए, यहाँ के जितने भी पोषक तत्व थे वो फसलें इनको ग्रहण कर चुकी है, तो यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ की मृदा उर्वरता है वो कम हो गई। तो अब इसको अपन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर अपन खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, इसके अलावा अपन इसमें भू परिष्करण करते हैं, इसके अलावा अपन इसमें सिंचाई करते हैं। ठीक है,
इनके द्वारा अपन क्या करते हैं, एक कृत्रिम रूप से इसकी जो मृदा है, उर्वरता है, उसको अपन बढ़ाते हैं। तो यानी कि ये अपन ने क्या किए, उपार्जित किए, तो इसको अपन बोलेंगे उपार्जित उर्वरता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, यानी कि मृदा उर्वरता को कौन कौन से जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, सॉरी ये हो गया प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक इनमें अपन पढ़ते हैं, यानी कि मृदा उर्वरता जो है इसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला प्राकृतिक कारक और दूसरा कृत्रिम कारक। दूसरा होता है कृत्रिम कारक। ठीक है, प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक का जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। यानी कि जब मृदा निर्मित होती है किसी भी पहाड़ी के अपघटन से, मृदाओं का जब निर्माण होता है, तब ये प्राकृतिक कारक उसको प्रभावित करते हैं। जैसे अगर माना कि मिट्टी है ऐसे पदार्थों से या ऐसे चट्टानों से बन रही है जिनके अंदर पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में है, तो उसकी उर्वरता क्या होगी, कम होगी। यानी कि ये प्राकृतिक कारक हो जाएंगे। दूसरे हैं कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक में होता है जैसे कि जलाक्रांति, पानी ज्यादा इकट्ठा हो गया तो वो क्या हो गया, जलाक्रांति हो गया, तो यानी कि वो हो गया कृत्रिम कारक। ठीक है, तो अब इसमें अपन पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक कारकों के बारे में, ये भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक कारक में अपन पहला नंबर ए ये पढ़ते हैं, इसमें होता है कौन सा, पेत्रक पदार्थ। नंबर 1 पेत्रक पदार्थ। ठीक है, राजस्थान में जैसे कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है, जैसे अपन बोलते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी और जैसे आटा वैसी रोटी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे प्रकार के चट्टानों से मृदा का निर्माण हो रहा है उसी प्रकार की मृदा बनेगी। यानी कि अगर अच्छी पोषक तत्वों वाली मिट्टी से अगर इसका निर्माण हो रहा है तो अच्छी मृदा बनेगी, उर्वर मृदा बनेगी। और ऐसे चट्टानों से अगर निर्माण हो रहा है जिनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा है वो बहुत कम है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी उर्वरता है वो कम हो जाएगी। यानी जैसे कि अपन एक एग्जांपल के तौर पे अपन देखते हैं, तो इसमें अपन देखते हैं कि जैसे कि अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय आग्नेय चट्टानें जो होती है, अम्लीय आग्नेय चट्टानें और तथा जो बालू पत्थर होता है, कौन सा पत्थर, बालू पत्थर है, इनके द्वारा अगर किसी भी मृदा का निर्माण होता है तो कौन सी मृदाओं का निर्माण होता है, तो निर्माण होता है ब्लूई मृदाओं का निर्माण। कौन सी का, ब्लूई मृदाओं का निर्माण होता है। और जो ये ब्लूई मृदाएं होती हैं इनमें किसकी कमी पाई जाती है, इनमें पाई जाती है क्षार की कमी। किसकी कमी, क्षार की मात्रा है वो क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। और जिन मृदाओं में क्षार की मात्रा कम होती है उनकी उर्वरता कैसी होगी, उर्वरता उनकी कम होती है। ठीक है, यानी कि अम्लीय आग्नेय चट्टानों से और तथा बालू जो पत्थर है इनसे ब्लू मृदाओं का निर्माण होता है, और ऐसी जो मृदाएं होती है उनकी उर्वरता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं जैसे कि हो गया अपना क्षारीय चट्टानें हैं और अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि सारी एवं अवसादी चट्टान। सारी एवं अवसादी जो चट्टानें हैं इनसे अगर मृदाओं का निर्माण हो रहा है तो इनसे निर्मित जो मृदाएं होगी उन मृदाओं का, कौन सी मृदाओं का निर्माण होगा, वो मृदाएं होगी भारी मृदाएं, जो कि अपने राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, यानी कि भारी मृदाओं का निर्माण होता है। और जो भारी मृदाओं का जो निर्माण होता है तो भारी मृदाओं में क्या होता है, क्षार की मात्रा ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि अधिक, क्षार की मात्रा अधिक होगी तो इनकी जो मृदा उर्वरता है, इनकी उर्वरता भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो, समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा अपन अगर अब बात करते हैं तो सेकंड जो पॉइंट है वो है अपना क्या, मृदा आयु। ठीक है, यानी कि मृदा आयु किस प्रकार से अपने जो पौधे हैं, सॉरी अपनी जो मृदा उर्वरता है उसको प्रभावित करेंगे। दूसरा पॉइंट अपना क्या है,
सॉरी बी आप डाली ना, बी हो गया। बी होता है अपना मृदा आयु, सोइल एज। ठीक है, मृदा आयु किस प्रकार से प्रभावित करती है, यानी कि जैसे एक 60 साल के बाबा होते हैं और एक 20 साल का लड़का है, तो दोनों में से किसकी काम करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी? जो भी नया है, जो भी 20 साल का है, उसकी कैपेसिटी काम करने की ज्यादा है, लेकिन जो अपने 60 साल के बाबा है उनकी काम करने की कैपेसिटी क्या होगी? थोड़ी कम होगी, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर अपनी मृदा में है क्या, जैसे कि अगर माना कि पुरानी जो मृदाएं होती है, क्या होती है, पुरानी जो मृदाएं हैं इनकी उर्वरता क्या होगी? तो पुरानी मृदाओं की मृदा उर्वरता जो होती है वो क्या होती है? वो कम होती है। मृदा उर्वरता क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक तो अपन लगातार काफी दिनों से क्या कर रहे हैं? लगातार फसलें उगा रहे हैं। ठीक है, लगातार फसलें लेने से कम हो गई इसकी मृदा उर्वरता। ठीक है, काफी दिनों से इसमें क्या हो रहा है? अपक्षालन भी होता है, तो अपक्षालन की वजह से कम हो जाती है। ठीक है, अपक्षालन हो गया। अपक्षालन के बाद अगर अपन बात करते हैं तो जैसे कि इसमें अपक्षालन हो गया, मृदा क्षरण हो गया, मृदा कटाव हो गया, ये सारी चीजें होती है जिनके द्वारा क्या होता है, अपने जैसे मृदा कटाव हो रहा है तो उसके साथ पोषक तत्व बह के बाहर निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है? मृदा की उर्वरता है वो कम हो रही है। ये लेकिन जो नवनिर्मित मृदाएं हैं, लेकिन जो नवनिर्मित जो मृदाएं होती है, इन मृदाओं की मृदा उर्वरता क्या होती है? अधिक होती है। इनकी मृदा उर्वरता क्या होगी? अधिक होगी। किसकी तुलना में? पुरानी मृदाओं की तुलना में। पुरानी यानी कि पुरानी मृदाओं की तुलना में जो नवनिर्मित मृदाएं होती है इनकी मृदा उर्वरता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया, यानी कि इनकी मृदा उर्वरता क्या होगी? वो अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट अपना है स्थलाकृति। कौन सा? तीसरा पॉइंट अपना सी, स्थलाकृति। स्थलाकृति, ठीक है, स्थलाकृति यानी कि ट्रोपोग्राफी जो है ये, यानी कि स्थलाकृति किस प्रकार से? देखो, कई जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए या फिर ऊंचे नीचे क्षेत्र हो गए और एक समतल क्षेत्र हो गए, इनमें से किसकी ज्यादा होगी? इनमें से सबसे ज्यादा जो मृदा उर्वरता है वो समतल क्षेत्रों की होगी। इसकी समतल क्षेत्रों की क्यों होगी? जैसे कि ये ढालू क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी से क्या हुआ? बारिश होगी तो सारे पोषक तत्व क्या करेंगे? पानी के साथ घुल करके कहाँ आ जाएंगे? अपने समतल क्षेत्रों में आकर के जमा हो जाएंगे। तो यहाँ के सारे पोषक तत्व यहाँ आ गए, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ की मृदा उर्वरता तो अधिक हो गई, लेकिन यहाँ की मृदा उर्वरता कम हो गई। यानी कि ढालू क्षेत्रों की अपेक्षा समतल और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनकी मृदा उर्वरता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि ऊंचे नीचे क्षेत्र, यहाँ की यहाँ जमा हो जाएगी, यहाँ की यहाँ की जमा हो जाएगी, तो यहाँ की तो मृदा उर्वरता अधिक हो जाएगी, लेकिन यहाँ की कम हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। यानी कि इसकी अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा कि ढालू और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या फिर जो ऊंचे नीचे जो क्षेत्र होते हैं उनकी मृदा उर्वरता कम होती है, लेकिन जो समतल क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र जो होती है उनकी मृदा उर्वरता ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट डी पॉइंट की। डी पॉइंट में आ गया यानी कि अपनी जलवायु। जलवायु भी जो है अपनी क्या करती है? मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। ठीक है, ये मृदा उर्वरता को किस प्रकार से प्रभावित करती है इसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा कि अपन देखते हैं एक क्षेत्र तो ऐसा है जिसके अंदर वर्षा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। ठीक है, यानी कि वर्षा अधिक हो रही है। वर्षा अधिक होने से क्या होगा? वर्षा अधिक होने से क्या होता है? अपनी जो मृदा है उसमें जितने भी पोषक तत्व उपलब्ध हैं वो सारे के सारे मृदा में घुल करके अपक्षालन के द्वारा जल क्षेत्र से इतने नीचे चले जाते हैं कि अपने पौधे हैं उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं और मृदा की उर्वरता है वो कम हो जाती है। यानी कि अधिक वर्षा होने से अपक्षालन के कारण, इसके अपक्षालन के कारण मृदा उर्वरता कम हो जाती है। दूसरा अपन बात करें तो अगर कम वर्षा हो रही है तो कम वर्षा से क्या होता है? कम वर्षा होती है
उन क्षेत्रों में जहाँ पर जैसे अपने बात करें, जैसे अपना कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है, तो यहाँ पर अगर ज्यादा बारिश होती है या कोई सा भी क्षेत्र ले लो जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पर तो क्या होता है, लीचिंग की समस्या हो जाती है। तो लीचिंग की समस्या होने की वजह से क्या होगा, सारे के सारे पोषक तत्व है वो जल क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं, तो उसकी मृदा उर्वरता कम हो जाती है। ठीक है, और जैसे अपनी अभी बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में क्या होती है, वर्षा कम होती है, तो वहां कम होने से वहां की जो मिट्टी है उसका क्षारीय होने का भय बना रहता है। या फिर अगर अपन बात करें अधिक ताप की, अगर जहां पर तापमान अधिक होता है, ठीक है, तापमान अधिक ताप होता है, तो अधिक ताप वाले क्षेत्रों में क्या होता है, वहां की जो मृदा है उसके सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जल जाते हैं। और जैसे यहाँ के जो कार्बनिक पदार्थ है वो जल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ की जो मृदा उर्वरता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक है उसके बारे में, वो है मृदा प्रोफाइल की गहराई, नंबर ई। है मृदा प्रोफाइल की गहराई, यानी कि मृदा प्रोफाइल की गहराई अपनी जो मृदा उर्वरता है उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए अपने जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे अपने ये दो खेत है, ठीक है, ये दो खेत है, इस खेत की जो मिट्टी है वो लगभग 1 फीट तक गहरी है। कितनी गहरी है, 1 फीट तक गहरी है। और इस खेत की जो भूमि है वो कितनी है, वो लगभग 5 फीट पे जाकर इसमें हार्ड लेयर आती है, यानी कि इसमें तो 1 फीट की गहराई पर कठोर परत आ जाती है, लेकिन इसमें 5 फीट पर है। तो ये क्या हो गया, यानी कि यहाँ की मिट्टी में तो पौधे जो है, अपनी फसल जो है वो सिर्फ 1 फीट तक के पोषक तत्व ग्रहण कर पाएगी, तो यहाँ की तो इतनी ही ग्रहण कर पाएगी, तो यहाँ की मृदा उर्वरता कम होगी। जबकि यहाँ तो क्या है, यहाँ की जो पौधे होते हैं इनकी तो कहाँ तक चली जाएगी, 5 फीट तक नीचे जाएगी, तो बहुत सारी मात्रा में वो पोषक तत्व ग्रहण कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ की मृदा उर्वरता बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि या यूं कह सकते हैं कि जो उथली मृदाएं होती है, यानी कि जो गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा क्या होगी, गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होगी। ठीक है, यानी कि गहरी में तो ज्यादा गहराई तक के वो पोषक तत्व ले पाएगी, लेकिन जो उथली मृदा है इसके जैसी, तो इसमें क्या होगा, वहां पर पोषक तत्व कम मिल पाएंगे, तो इसकी उर्वरता कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं मृदा की भौतिक दशा। नेक्स्ट पॉइंट अपना मृदा की भौतिक दशा, यानी कि जिन मृदाओं की भौतिक दशा अच्छी होती है उनकी मृदा उर्वरता भी क्या होती है, एसिड ई तक हो गया था, ई के बाद एफ। ठीक है, इसमें अपन बात करते हैं क्या होगा, मृदा की भौतिक दशा। इसमें क्या होता है कि जिन मृदाओं की जो भौतिक दशा है अगर वो अच्छी है, तो वहां पर क्या है, जीवाणु है जो मतलब मृदा के लिए जो लाभदायक जो जीवाणु होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जैसे कि वहां पर शैवाली है, अभी ये शैवाल है, ठीक है, ये शैवाल क्या करेगा, ये क्या लाभदायक जीवाणु है, तो ये क्या करता है, ये अपनी जो मृदा है इसको भुरभुरी बना देता है, और उसको भुरभुरी बनाने से ये क्या हो जाता है, मृदा के अंदर जो वायु का जो संचार है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। इसके बढ़ जाने से क्या होगा, यानी कि अपनी जो मृदा है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होगा। दूसरा है कवक, जैसे कि कवक है, कवक हो गए, कवक व एक्टिनोमाइसीटीज, ये दोनों क्या करते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो भी अपनी जो मृदा है इसके अंदर जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कौन से जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक, इन जटिल कार्बनिक पदार्थों का ये क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, और इनका अपघटन होने से ही क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और अपनी जो मृदा है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अगर इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी तो अपनी जो मृदा है उसकी मृदा उर्वरता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसका जो है अपनी जो मृदा उर्वरता है इसका आखिरी पॉइंट होगा, अभी आखिरी तो नहीं है, ये मृदा उर्वरता है, मृदा भौतिक दशा हो गई, भौतिक दशा के बाद में मृदा
अप्रदन की अपन बात करते हैं। एफ के बाद में जी, मृदा अप्रदन। मृदा अप्रदन में क्या होता है, सॉइल एरोजन। मृदा अप्रदन में क्या होगा कि जो जैसे ही मृदा का कटाव होगा, यानी कि मृदा का कटाव होगा, तो मृदा के कटाव होने के साथ साथ यहाँ से क्या होगा, मृदा के कटाव होने से जो मृदा के अंदर जो पोषक तत्व है, ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे ये अपनी मिट्टी, ये अपनी खेत हो गया, ये थोड़ा ढाल वाला, ये समझा, जैसे यहाँ पर बारिश आई, तो बारिश आने की वजह से क्या होती है, यहाँ के जो पोषक तत्व है पानी में घुले और यहाँ से घुल करके इधर बाहर निकल गए। यानी कि मृदा का अगर कटाव भी हो रहा है तो यहाँ से पोषक तत्व कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यानी कि अपनी यहाँ की मृदा उर्वरता कम हो जाएगी, यहाँ की बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ के जितने भी पोषक तत्व इधर से बह करके यहाँ आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर अपना जो फील्ड है उसमें क्या होता है, मृदा उर्वरता कम हो जाती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि मृदा कटाव होने के साथ साथ या मृदा कटाव होने से मृदा उर्वरता में कमी आती है, क्योंकि वहां के सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो बह करके निकल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं एच। एच में है जैसे कि मृदा के अंदर जो पोषक तत्व है, यानी कि मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, ये भी जो है मृदा की उर्वरता को प्रभावित करती है। जैसे अपने पहले अभी जो अपने पेतरक पदार्थ पढ़े थे उसमें अपन ने पढ़ा था कि मृदा के अंदर जितने ज्यादा पोषक तत्व होंगे पहले से ही, जिन पदार्थों के निर्माण से वो हो रही है, जिन चट्टानों से मृदा का निर्माण हो रहा है, अगर उसी में अगर पेतरक पदार्थ में ही अगर पोषक तत्व बहुत ज्यादा है तो मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर अपनी जो मृदा है, जिन चट्टानों से जो मृदा का निर्माण हो रहा है, अगर उसमें ही पोषक तत्व अगर कम होंगे तो जो मृदा बनेगी वो भी क्या बनेगी, कम उपजाऊ बनेगी, यानी कि कम उर्वर होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों में दो प्रकार थे, ये हो गए अपने कौन से, प्राकृतिक कारक। अब सेकेंड अपन पढ़ेंगे कौन सा है, वो मृदा के कृत्रिम प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक, कृत्रिम कारक, ठीक है, ये दूसरा हो गया। इस मृदा के कृत्रिम कारक में अपन पढ़ेंगे फर्स्ट में है जलाक्रांति। कौन सा, जलाक्रांति। जलाक्रांति जैसे कि इसके नाम से ही अपन को पता चल रहा है, जलाक्रांति यानी वाटर लॉजिंग में क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाता है। अपना खेत जो है, खेत में क्या होगा, जैसे बारिश होगी, बारिश होने के बाद क्या होता है, पानी वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, और पानी के इकट्ठा होने से वहां पर क्या होता है कि वहां पर जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे पानी के साथ घुल करके लीचिंग के द्वारा, यानी कि अपक्षालन के द्वारा क्या करते हैं, वो जड़ से तरह से इतना नीचे चले जाते हैं कि पौधे उनको क्या करते हैं, ग्रहण ही नहीं कर पाते, ठीक है। यानी कि इतना नीचे वो चले जाते हैं कि पौधे उनको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो वहां की जो मृदा उर्वरता है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। जलाक्रांति में क्या होती है, पौधे जो पोषक तत्व है वो जल के साथ घुल करके जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं और पौधे उनको ग्रहण नहीं कर पाते, तो वो मृदा उर्वरता वहां की कम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट फसल प्रणाली। फसल प्रणाली यानी कि वहां का जो क्रॉपिंग सिस्टम अपन काम में ले रहे हैं वो किस प्रकार का है, यानी कि फसल प्रणाली अपन किस प्रकार से काम में ले रहे हैं। जैसे कि माना कि अपना एक खेत है, एक खेत में अपन लगातार पिछले 20 साल से लगातार गेहूं की फसल ले रहे हैं, या कोई भी एक ही फसल काम में ले रहे हैं लगातार कई सालों से, तो वो क्या करती है, उस फसल को बढ़वार के लिए जितने पोषक तत्व चाहिए थे वो वहां के वो ग्रहण कर चुकी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वहां का एक ही फसल को जो पोषक तत्व चाहिए थे वो पूरे ग्रहण कर चुकी, तो वहां पर उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे क्या होगा, मृदा उर्वरता कम हो जाएगी। तो अपन को क्या करना चाहिए, यहाँ पर अपन को करना चाहिए, यानी कि अपन को फसल चक्र का यूज अपन को करना चाहिए, या फिर वैज्ञानिक ढंग से अपन यहाँ पर फसलें अपन को उगाना चाहिए, ठीक है। यानी कि निश्चित भूभाग में अपन को एक निश्चित फसल लगातार लंबे समय तक अपन को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। या फिर अपन ऐसे करते हैं जैसे कि सघन खेती अपन करते हैं,
एक मौसम के बाद लगातार अपन फसल पे फसल लगाए जाते हैं। तो सघन खेती करने से भी क्या होता है, उसके अंदर पोषक तत्वों की, मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो मृदा उर्वरता अपनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है मृदा पीएच मान। मृदा पीएच मान है वो भी अपना जो है मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। ठीक है, मृदा पीएच किस प्रकार से प्रभावित करता है? ठीक है, जैसे कि अपनी मृदा है, मृदाओं को सामान्यतः कोई सी भी मृदा हो, उसकी अच्छी पौधों की अच्छी पैदावार के लिए पीएच मान, मृदा का जो पीएच मान है वो 6.5 से लेकर के 7.5 तक उपयुक्त माना गया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर नीचे आता है तो मृदा अम्लीय हो जाती है, और जैसे ही इससे थोड़ा 7.5 से थोड़ा ऊपर जाता है, जैसे 8 हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, वो क्षारीय हो जाती है। तो ये दोनों ही स्थितियां क्या होगी, पौधों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, यानी कि जैसे कि अगर माने कि अम्लीय मृदा हो गई, अधिक अम्लीय मृदा हो जाती है, क्या हो गई, जैसे कि अधिक अम्लीय मृदा, ठीक है। तो अधिक अम्लीय मृदा में क्या होता है, अधिक अम्लीय मृदाएं जो है उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है, किसकी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, की मात्रा कम होती है, की मात्रा कम होती है, लेकिन यानी कि तथा इसके अंदर आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी, एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ जाएगी, इसके अलावा कॉपर की मात्रा बढ़ जाएगी, इसके अलावा मैग्नीज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, इनकी मात्रा बढ़ने से क्या होगा, जो अपनी जो पौधे हैं और या अपनी जो फसल है उस पर क्या होगा, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इनसे हानिकारक प्रभाव है वो पड़ने लगता है। दूसरा अपन बात करते हैं, जैसे कि मृदा है वो क्षारीय हो गई, क्या हो गया, क्षारीय हो गई। जैसे कि क्षारीय जो मृदा है, क्षारीय मृदाओं के अंदर क्या होगा, क्षारीय मृदाओं में, अम्लीय मृदाओं में तो क्या हो गया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या थी, कम थी, लेकिन जो क्षारीय मृदाएं हैं इनमें क्या होगा, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो मात्राएं हैं वो क्या होगी, वो इसके जस्ट विपरीत हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यानी कि अम्लीय मृदाओं में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, लेकिन जो क्षारीय मृदाएं हैं इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्राएं तो क्या हो जाएगी, की मात्रा अधिक हो जाएगी, की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन यानी कि तथा आयरन की और कॉपर की और मैग्नीज की, इनकी मात्रा है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी मात्रा, आयरन की, कॉपर की और मैग्नीज की मात्रा क्या होती है, वो कम हो जाएगी, और इनकी मात्रा कम होने की वजह से इसकी जो मृदा उर्वरता है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको अपन, यानी कि मृदा के अंदर अधिक अम्लीय जो मृदा होती है, अधिक अम्लीय मृदा में कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, तथा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉपर और मैग्नीज, इनकी मात्रा क्या होती है, इनकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इनकी मात्रा अधिक होती है, जिससे क्या होता है, जिससे पौधों पर क्या पड़ता है, पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और पौधों पर जब हानिकारक प्रभाव पड़ेगा तो उनकी वृद्धि है वो उचित मात्रा में नहीं हो पाती है। ठीक है, दूसरा है, यानी कि जो क्षारीय मृदाएं हैं, क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा तो क्या होती है, अधिक होती है, तथा आयरन, कॉपर और मैग्नीज की मात्रा कम होती है, जिससे क्या होता है, जिससे मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे मृदा उर्वरता है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मृदा पीएच हो गया। मृदा पीएच के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट मृदा पीएच की अपन बात करते हैं, मृदा की जुताई का समय व ढंग, यानी कि मृदा की जुताई की विधि व ढंग। चौथा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट है उसमें क्या हो जाएगा अपना, मृदा जुताई का समय व विधि या ढंग अपन इसको कह सकते। ठीक है, इसमें क्या होता है,
जैसे कि मृदा की अगर अपन जुताई करने का समय है वो निकल जाता है, उसके बाद अगर अपन उसकी जुताई कर रहे हैं तो मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और समय पर अगर अपन इसकी बुआई अगर अपन कर रहे हैं तो मृदा उर्वरता है वो बनी रहती है। और दूसरा है मृदा किस प्रकार से अपन वहां पर बुआई कर रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर ढालू क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, ढालू क्षेत्र है, और ढाल में अपन क्या करते हैं, जैसे ढाल है वैसे ही ऐसी कर दी तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ की मृदा उर्वरता कमी होगी, क्योंकि डायरेक्ट कटा होगा और कटाव के साथ साथ में क्या होगा, पोषक तत्व बाहर निकल के पानी के साथ बह जाएंगे। तो यहाँ पर ढालू जो क्षेत्र होते हैं, जैसे ये अपना पहाड़ है, इस पे अगर अपन को खेती करना तो अपन को क्या करना चाहिएगा, यहाँ पर अपन करेंगे किससे, यहाँ पर अपन कंटूर फार्मिंग का अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पानी यहाँ से धीरे 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 रुकता हुआ नीचे आएगा, यानी कि ढाल के अंदर विपरीत दिशा में उसके है वो जुताई करना चाहिए। जैसे ढाल है वैसे ही नहीं करना, ढाल की विपरीत दिशा में अगर अपन जुताई करेंगे तो पानी क्या होगा, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरेगा, तो वहां पर मृदा का कटाव है वो कम होएगा, तो पोषक तत्व है वो बाहर नहीं जाएंगे, तो मृदा उर्वर बनी रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा की। ठीक है, पांचवा पॉइंट है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, ठीक, यानी कि जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है उनकी मृदा उर्वरता क्या होती है, वो ज्यादा होती है। लेकिन जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है वहां की मृदा उर्वरता कम होगी। यानी कि कार्बनिक पदार्थ अगर कम है, ठीक है, तो मृदा उर्वरता भी क्या होगी, कम होगी। अगर कार्बनिक पदार्थ मृदा में अगर ज्यादा है तो वहां की मृदा उर्वरता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना मृदा में सूक्ष्म जीवों की मात्रा। ठीक है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की मात्रा से तात्पर्य है, यानी कि अगर मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो वहां की जो मृदा उर्वरता होगी वो क्या होगी, मृदा सूक्ष्म जीव, मृदा सूक्ष्म जीव। ठीक है, अगर मृदा में सूक्ष्म जीव है वो अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, मृदा उर्वरता भी उसकी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, जैसे कि मृदा में जो शैवाल है, ठीक है, शैवाल क्या करेंगे, मृदा की जो मृदा में क्या करेंगे, मृदा की वायु संचार वो बढ़ाएंगे। ठीक है, एक्टिनोमाइसीटीज या फिर कवक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जो मृदा है उसके अंदर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करेंगे, और उनका अपघटन करने से क्या होगा, मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति होगी, तो उसकी मृदा उर्वरता है वो बढ़ जाएगी।